नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। डीसी जनरेटर के कॉन्सेप्ट का खजाना लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं और आज का ये जो क्लास है दोस्तों, डीसी जनरेटर का हमारा 6वां क्लास है। और इससे पहले भी हमने कई सारे क्लास डीसी जनरेटर के ले चुके हैं, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व किए और वन लाइनर क्वेश्चनों को भी सॉल्व किए हैं। आज देखते हैं हम किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देते हैं आपको, और आप बने रहिएगा, पूरे क्लास को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम क्वेश्चंस है, बेसिकली आज हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, हम वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैग्नेटिक ड्रैग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपके सामने, ईएमएफ जनरेटर के भी क्वेश्चंस आएंगे, सिंक्रोनाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और पोलैरिटी चेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि बिल्कुल आपके पास नई और फ्रेश क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए पूरे ताजो ताजगी के साथ इस वीडियो को देखिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश करता हूं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट जो है ये निमी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए दे रही है, तो आपका दायित्व भी बनता है कि भाई थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दें, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और आज के क्लास में ना बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके पास विकल्प कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसका पूरा डिटेल से आपको थ्योरी मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया क्लास है, जरूर देखिएगा। डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक ड्रैग क्या होता है, डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक ड्रैग क्या होता है, तो इसके आइए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या है ये मैग्नेटिक ड्रैग, है ना, किस चिड़िया का नाम है मैग्नेटिक ड्रैग। आप सभी को मालूम ही है कि जनरेटर के अंदर वाइंडिंग्स होती है। मान लीजिए कि कोई ये एक वाइंडिंग्स है, ये क्या है, ये एक क्या है, ये एक वाइंडिंग्स है, जनरेटर के अंदर एक वाइंडिंग्स है। इस वाइंडिंग में हमने क्या दिया, सप्लाई दिया, कैसा, पॉजिटिव सप्लाई। हमने इसमें क्या दे दिया, पॉजिटिव सप्लाई। जैसे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, इसमें इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्रिएट कर रहा है। इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फ्लक्स का क्रिएशन करेगा, डेवलपमेंट करेगा। और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में, ध्यान से सुनिएगा, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में हम क्या करते हैं, एक किसी दूसरे चालक तार को रखते हैं, किसी दूसरे चालक तार को हमने रख दिया। अब ये जो लाइंस है ना, ये क्या है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या होता है, या तो चीजों को ये आकर्षित करेगा, आकर्षण करेगी, या फिर ये क्या करेगी, प्रतिकर्षण करेगी। बस दो ही काम है इसका, और तीसरा काम कुछ है नहीं। अगर हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मैग्नेट का और क्या काम होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या, और ये कुछ नहीं दोस्तों, ये एक बल है। ये क्या है, एक फोर्स है। क्या है, ये एक फोर्स है। तो ये जो ऊपर रखी तार है, इसमें या तो फोर्स नीचे की तरफ आएगी, यानी कि आकर्षण का फोर्स लगेगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगी, प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा, है ना। अगर इस कॉइल में इस तरह का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये कॉइल किधर राउंड अप होगी, ये कॉइल इस तरफ घूमने की कोशिश करेगी। अगर ऊपर की तरफ, यानी कि प्रतिकर्षण का प्रभाव इसमें लगेगा, बल लगेगा, तो इस डायरेक्शन में ये घूमने की कोशिश करेगी आपकी कॉइल, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो घूमना घुमाना हो रहा है, ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये चुंबकीय खिंचाव हो रहा है, चुंबकीय खिंचाव हो रहा है। और ये चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर ना, या तो आपका डीसी जनरेटर काम कर सकता है, डीसी जनरेटर, या फिर डीसी मोटर काम कर सकती है ना। यही दोनों युक्तियां हैं जो चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करती हैं, है ना। तो यही होता है बेसिकली मैग्नेटिक ड्रैग का मतलब होता है कि चुंबकीय खिंचाव करना, है ना। क्या होता है, चुंबकीय खिंचाव करना। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और जिस प्रकार की चीजें बोर्ड पे आपको दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है और लिखाई जा रही है, इन सभी का हूबहू पीडीएफ जो है दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इसमें हम क्या धमाल मचाने वाले हैं वो देखिएगा।
डीसी जनरेटर है वोल्टेज जनरेट करना अगर बंद कर दे तो क्या मतलब कि क्या रीजन हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं। याद कीजिए, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर एनसीवीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, फिर भी आपका प्रैक्टिकल एनसीवीटी में भी होता है और वहां पर चीजें पूछी जाती हैं। तो डीसी जनरेटर वोल्टेज जनरेट करना बंद कर दे, भाई क्या कारण हो सकता है बताइए। सबसे पहला कारण देखिए, या तो आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना, ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है ये क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। आर्मेचर वाइंडिंग ओपन हो चुकी है, या फिर आपकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो चुकी है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये ओपन हो चुकी है। अगर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग बिल्कुल सही है तो फिर इसके आगे मतलब कि दूसरा और रीजन क्या हो सकता है, तो दूसरा रीजन हो सकता है आर्मेचर जो है, जो जनरेटर का आर्मेचर है ये उल्टी दिशा में घूम रहा है। क्या कर रहा है, ये उल्टी दिशा में घूम रही है। अगर ये उल्टी दिशा में घूमेगी ना तो भी वोल्टेज जनरेट ये नहीं करेगी। अब कमेंट करके बताइएगा, जनरेटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है या फिर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है ना। देखिए, आर्मेचर उल्टी दिशा में घूम रही है, या फिर जो आपका कनेक्शन है वो कनेक्शन गलत है, या फिर कनेक्शन गलत है। कनेक्शन गलत होने के कारण भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। वोल्टेज क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा, है ना। अगला रीजन क्या हो सकता है, तो अगला रीजन हो सकता है, अगला ये रीजन हो सकता है कि भाई जो आपका प्राइम मूवर है, जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर गलत दिशा में घूम रहा है। क्या कर रहा है, गलत दिशा में घूम रही है। प्राइम मूवर गलत दिशा में घूम रही है। या फिर जो आपका कम्यूटेटर और कार्बन ब्रूस होता है, क्या होता है, जो आपका कम्यूटेटर, ध्यान से सुनिएगा, जो कम्यूटेटर प्लस कार्बन का ब्रूस या फिर ग्रेफाइट का ब्रूस होता है, यानी कि कार्बन ब्रश और ब्रूस, इसके बीच में जो संपर्कन होता है, क्या होता है, संपर्कन, वो संपर्कन नहीं हो पा रहा है। वो संपर्कन क्या कर रही है, संपर्क नहीं बना पा रही है, तो भी आपको आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो कई सारे कारण हो गए, आर्मेचर वाइंडिंग ओपन हो जाना, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाना, आर्मेचर उल्टी दिशा में घूमना, कनेक्शन गलत हो जाना, प्राइम मूवर गलत दिशा में घूम रही है, या फिर कम्यूटेटर प्लस कार्बन ब्रूस जो है ये घिस चुके हैं, है ना, इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। और दूसरी बात देखिए, आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला, डीसी जनरेटर का आउटपुट और इनपुट एक समान नहीं होता है, क्यों, क्या कारण हो सकते हैं। इसके कई सारे रीजन है दोस्तों, आप अपने अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, लेकिन जेन्युइन क्या कारण हो सकता है वो देखिए। यानी कि इनपुट अधिक होता है और आउटपुट कम होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है। तो सबसे पहला देखिए आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसमें कॉपर लॉस होते हैं। सबसे पहले देखिए कॉपर हानि, है ना, कॉपर हानि। अब कॉपर हानि इसमें कितने टाइप्स के होते हैं वो देखिए। सबसे पहला सीरीज फील्ड कॉपर हानि। कौन सी कॉपर हानि, सीरीज फील्ड कॉपर हानि। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है शंट फील्ड कॉपर हानि। और तीसरा हो सकता है आर्मेचर कॉपर हानि। यानी कि जहां जहां पर आपका कॉपर लगा होगा, वाइंडिंग लगी होगी, वहां वहां पर क्या होगी, हानि होगी। तो सीरीज फील्ड, शंट फील्ड, आर्मेचर कॉपर हानि, और एक और होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है इंटरपोल कॉपर हानि। इंटरपोल कॉपर हानि। तो कुछ यहाँ तो पावर जो डेवलप हो रही है, इनके कारण क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। कुछ होता है देखिए कोर हानि, जिसको हम मैग्नेटिक हानि भी कहते हैं, कोर हानि के कारण। अब ये जो कोर हानि है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया आपका एडी करंट। पहला कौन सा होता है, एडी करंट हानि। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी हिस्टैरिसीस हानि। वो कौन सी होती है, हिस्टैरिसीस हानि। इनके कारण भी क्या होते हैं, पावर का खपत होता है। एडी करंट हानि का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स या बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर
एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी। ये किसके लिए है? एडी करंट लॉस के कारण। इस सूत्र के द्वारा हम एडी करंट हानि ज्ञात कर सकते हैं। और यहीं पे हिस्ट्रेसिस हानि के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? हिस्ट्रेसिस हानि के लिए फॉर्मूला 1.6 इंटू एफ इंटू वी, ये हिस्ट्रेसिस हानि के लिए। और इन दोनों के कारण भी क्या होते हैं? पावर लॉस होते रहते हैं। और जो तीसरा कारण है ना, जो तीसरा कारण है वो क्या है आपका? फ्रिक्शन लॉस। क्या है? फ्रिक्शन हानि। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे लॉस हो रहे हैं। फ्रिक्शन हानि किसके किसके कारण होती है? या तो ये एयर के कारण होगी, हवा के कारण, या फिर ये घर्षण के कारण। यानी कि घर्षण किसके किसके बीच में होगा? यहाँ पर कम्यूटेटर और प्लस बियरिंग, कम्यूटेटर प्लस बियरिंग। और ये एयर हानि किसके कारण होती है? ये आर्मेचर के घूमने से। ये किसके कारण होती है? आर्मेचर के घूमने से, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका लॉसेस हैं, कितने सारे लॉस हैं, कितने सारे लॉस हैं। यहां पर देखिए, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड, आर्मेचर कॉपर हानि, इंटरपोल कॉपर हानि, एडी करंट कॉपर हानि, एडी करंट हानि, हिस्ट्रेसिस हानि, आर्मेचर के घूमने से एयर फ्रिक्शन हानि, और कम्यूटेटर और बीरिंग के घूमने से एयर फ्रिक्शन हानि। तो इन सभी लॉसेस के बाद जो आपको पावर बचता है वो आपको आउटपुट में मिलता है। यानी कि इनपुट देखिए, यानी कि इनपुट एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 40 किलोवाट ये पावर जनरेट कर रहा है। ये कितना है? 40 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है ईएमएफ। तो आपको ये तो इनपुट हो गया। अब आउटपुट कितने मिलेगा? आउटपुट 35 किलोवाट ही समथिंग मिलेगा। आउटपुट कितना मिलेगा? ये हमने एक एग्जाम्पल माना है 35 किलोवाट। तो 5 किलोवाट कहाँ चली गई? तो ये सारे खा गए, ये सारे क्या हो गए? ये ड्रॉप करा गए, उस वोल्टेज को डाउन करा गए। यही रीजन है कि जितना जनरेटर पावर जनरेट करती है उससे कम ही आपको आउटपुट में मिलते हैं, है ना। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। देखिए ये क्या है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, जेन्युइन चीजें हैं। ये आपको जब आपकी सर्विस लग जाएगी तो आप जब देखेंगे तो भी आप इस चीज को देख पाएंगे अपने कार्य के दौरान, है ना। आगे, डीसी जनरेटर में क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक नया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि भाई क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या प्रभाव पड़ता है जनरेटर में। तो जनरेटर में क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। यदि आपका फील्ड वाइंडिंग, जो जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इस फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है, इस फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है? जो प्रतिरोध होती है वो प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और जो आपकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, इसकी क्या है? क्रिटिकल प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए? तो इसका जो मान है वो होना चाहिए अधिक। ये किस केस में होता है? ये आदर्श की कंडीशन में, यानी कि ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको जनरेटर क्या होगा? वोल्टेज, जनरेटर ईजी जनरेट करेगा। लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक हो जाती है और क्रिटिकल प्रतिरोध जो है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर इस केस में वोल्टेज जनरेट करना बंद कर देगा आपका जनरेटर। तो आपने देखा कि भाई क्रिटिकल रेजिस्टेंस कितना बड़ा फैक्ट पहुंचा रहा है, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है आपके जनरेटर को। तो क्रिटिकल जनरेटर का मान अगर आ जाए क्वेश्चन में दोबारा कि भाई कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो फिर अधिक नहीं, हाँ अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, है ना। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बेहद पसंद भी आ रहा होगा और आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल थम्स अप करके बताइएगा कि सर क्लास बहुत अच्छा है, और इसी तरह से कंटेंट हमको देते रहिए हर चैप्टर का, हर पार्ट का। अगर ऐसा ही आप चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक, डीसी जनरेटर का जो पैरेलल ऑपरेशन करते समय ना कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ों को अनुभव कराते हुए इसका जवाब दूंगा कि भाई पैरेलल ऑपरेशन है ना, इसमें शर्तें कौन कौन सी होती है, और एक्सपीरियंस आपको कराऊंगा कि भाई पैरेलल ऑपरेशन जो होता है ना वो एक्चुअल में होता कैसे है। देखिए, जो आपका बात किसकी चल रही है? पैरेलल ऑपरेशन की चल रही है। कौन कौन सी शर्तें पूरी होती है? सबसे पहले देखिए ना, वोल्टेज ध्रुवता। किसका ध्रुवता? जो जनरेटर होती है। रुकिए, अभी जनरेटर की ध्रुवता देखिए, जनरेटर की ध्रुवता किसके साथ मैच करना चाहिए? बस बार की ध्रुवता से।
किसकी ध्रुवता से? बस बार की ध्रुवता से क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैच करना चाहिए, इसका पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। और दूसरी क्या है? वोल्टेज। दूसरा क्या है? वोल्टेज भी बस बार के वोल्टेज से क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम मैचिंग होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अब पैरेलल ऑपरेशन का क्या गेम है जो मैं आपको बोल रहा था, उसको देखिएगा। जो पैरेलल ऑपरेशन है उसको समझते हैं, उसके डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए जनरेटर का क्या है, 1 मिनट। यहां पर देखिएगा आप, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है और ये है जनरेटर G2। ये कौन सी जनरेटर है? जनरेटर G2 है। और यहां पर इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये है जनरेटर G1, है ना। ये क्या है? जनरेटर G1। और यहां पर हम लोड कनेक्ट कर देते हैं। हम यहां पर क्या कनेक्ट कर देते हैं? इस प्रकार से एक लोड। ये क्या है? ये एक्सटर्नल लोड है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए मैं आपको ना इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वोल्टेज अगर अलग अलग होगी तो क्या होगा। अगर G1 का वोल्टेज, जनरेटर 1 का वोल्टेज अधिक है और G2 का वोल्टेज कम है, तो फिर हम इसको लेवल क्यों करते हैं? अगर लेवल ना करें तो पैरेलल ऑपरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क ये पड़ेगा कि जब इसमें देखिए जैसे लोड इसमें कनेक्ट करेंगे तो G1 का वोल्टेज अधिक है, यानी कि जनरेटर 1 का वोल्टेज अधिक है, तो जो करंट का प्रवाह होगा ना, किधर से होगा? ये करंट का प्रवाह ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी है? ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ध्यान रखिएगा, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना। इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के होते हुए, इसके माध्यम से होते हुए जनरेटर फर्स्ट का जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उससे होते हुए फिर G2 यानी कि जनरेटर 2 में करंट जाएगी। तो करंट का प्रवाह कैसे होगा? हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट का प्रवाह होगा। और ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज और डाउन होता जाएगा और ये वोल्टेज देखिए, वोल्टेज ये क्या होगा? डाउन होता जाएगा। अगर वोल्टेज डाउन हुआ तो करंट जो है ये क्या होगी? ये बढ़ती जाएगी, करंट का मान बढ़ता जाएगा। अगर करंट का मान, अगर इस करंट को हमने कम नहीं किया ना, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, जला देगी। तो हम करते क्या है एक्चुअल में? हमने क्या किया कि हमने यहां पर एक इक्विलाइजर तार डाल दिया। ये क्या है? इक्विलाइजर तार, है ना। ये क्या है? ये है आपका इक्विलाइजर बार या इक्विलाइजर तार है। इस तार का जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग से भी कम होता है। जब हमने इस इक्विलाइजर तार को डाल दिया तो ये जो करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग को डैमेज करता हुआ जनरेटर 2 में जा रहा था, अब वो वहां से ना जा करके वो कहां से फ्लो होने लगेगी? इस तार के माध्यम से वो फ्लो होने लगेगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम है इस वाइंडिंग से भी। और करंट हमेशा उसी पाथ को अपनाती है जिस पाथ में रेजिस्टेंस यानी कि रुकावटें कम हो। तो इसको इस तार में फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो जनरेटर G2 में ही तो जाना है, वो आसानी से यहीं से चला जाएगा, जिससे आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग डैमेज होने से बच जाएगा। अगर इस करंट को हम इस करंट को हम कम नहीं किए या फिर इक्विलाइजर बार नहीं डाले, तो ये दोनों जनरेटर को ये करंट क्या करेगी? खराब कर सकती है ना। और जो आपका पैरेलल ऑपरेशन है, ये पैरेलल ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल ऑपरेशन फेल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम वोल्टेज को क्या करते हैं? हमेशा मेंटेन करके रखते हैं ना। मुझे यकीन है ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इस क्लास को बना दिया होगा और आप भी बड़े चाव के साथ, बड़े भाव के साथ इस क्लास को देख रहे होंगे। डीसी जनरेटर को जनरेटिंग पावर स्टेशन में सिंक्रोनाइजिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लीजिए इसका भी कंटेंट सुनिए। एक डीसी जनरेटर है, जनरेटिंग पावर स्टेशन में हमें इसको सिंक्रोनाइजिंग करना पड़ता है। हम क्यों करते हैं? आपने सुना होगा भाई, क्या सुना होगा कि जनरेटर कभी आपका पावर प्लांट, जो पावर प्लांट होती है, ये पावर प्लांट क्या हो जाती है? पावर प्लांट शट डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? शट डाउन। ये शब्द आपने बड़ा सुना होगा, शट डाउन, लेकिन एक्चुअल में शट डाउन नहीं होता, एक्चुअल में शंट डाउन होता है। क्या होता है? शंट डाउन, यानी कि बहुत कम समय के लिए रुक जाना।
तो कोई पावर प्लांट है वो क्या हो गया है, शट डाउन हो गया है, शट डाउन हो गया है ना। तो शट डाउन के केस में भी कुछ ऐसी उपकरण होती हैं, कुछ ऐसी क्या होंगी, उपकरण होंगी जिनको पावर सप्लाई की आवश्यकता बिल्कुल होगी, जिनको पावर सप्लाई की आवश्यकता क्या होगी, बिल्कुल होगी, चाहे कंपनी आपकी शट डाउन में चली जाए या कुछ भी हो जाए, है ना। पावर सप्लाई हमें कुछ कार्यों के लिए चाहिए ही चाहिए। तो वो पावर सप्लाई कहां से मिलेगा, कंपनी तो आपकी शट डाउन हो चुकी है, यानी कि कोई प्लांट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पानी खत्म हो चुका है, अब जनरेट हो नहीं रही है पावर। थर्मल पावर प्लांट है, कोयला खत्म हो गया है, पावर जनरेट हो नहीं रही है, तो पावर आपको चाहिए, कहां से मिलेगा पावर, वो पावर जो आपने इसको सिंक्रोनाइजिंग कर रखा है जिस जनरेटर को, उसी जनरेटर से मिलेगी, ठीक है, उसी जनरेटर से मिलेगी। और ये पहला केस हो गया, है ना। ये कौन सा केस है, ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि भाई ओवर हीलिंग के टाइम पर, किस टाइम पर, ओवर हीलिंग, ओवर हीलिंग या फिर मेंटेनेंस, या फिर मेंटेनेंस के समय, या फिर मेंटेनेंस के समय पावर सप्लाई प्राप्त करने के लिए, है ना, पावर सप्लाई हेतु ओवर हीलिंग और मेंटेनेंस, यानी कि कोई चीज, मतलब कि पावर प्लांट का मेंटेनेंस चल रहा है ना, पावर प्लांट की मेंटेन, क्योंकि उसमें बहुत सारे मशीनें होती हैं, कन्वेयर्स होते हैं। कई बार शट डाउन के केस में ऐसा होता है कि भाई शट डाउन कंपनी को जानबूझकर कर दिया जाता है ताकि चीज़ों को हम रिपेयर कर सकें। तो मेंटेनेंस के टाइम पे भाई मेंटेनेंस आपने कर दिया, मेंटेनेंस करने के बाद अब इसको आपको चला करके देखना पड़ेगा ना, तब इसको फाइनल आप फिर इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो चलाने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। अब पावर तो जनरेट हो नहीं रहा है प्लांट में, तो फिर पावर कहां से मिलेगी, पावर यहीं से मिलेगी आपको, ठीक है। ये दूसरा केस होता है। और तीसरा केस एक हो गया कि डिमांड पूरा करना, डिमांड पूरा करने के लिए, डिमांड पूरा करने के लिए आपका पावर प्लांट जो है ना वो कितने केवीए का है, वो है 11 केवी का, लेकिन जनरेट ये 10 केवी ही कर रहा है क्योंकि फ्यूल की कमी है। तो हमें तो चाहिए 11 केवी ही भाई, हमें कहीं सप्लाई करना है किसी फीडर के द्वारा, कहीं दूसरे जगह सप्लाई करना है 11 केवी, तो फिर 1 केवी कहां से आएगा, तो 1 केवी इसी पैरेलल ऑपरेशन से हम इसको देंगे, ठीक है ना। तो सारी जो डिमांड है आपका, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर स्टेशन में भी सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, या फिर ओवर हीलिंग या मेंटेनेंस के समय पावर सप्लाई प्राप्त करने के लिए, या फिर पावर प्लांट जब आपकी शट डाउन हो जाती है उस समय पावर सप्लाई प्राप्त करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के इसको एक शब्द में कहा जाए ना तो ये यूं समझिए कि इमरजेंसी के समय पावर प्राप्त करने के लिए इसको हम ऐसा करते हैं। डीसी जनरेटर की ध्रुवता परीक्षण कैसे की जाती है, देखिए आज के टाइम पे तो इसका टेस्टिंग हम एमसी टाइप वोल्टमीटर से कर लेते हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप जरा सोचिए ये सब सुविधा नहीं रही होगी तो उस टाइम पे कैसे किया जाता होगा। सबसे पहली बात, आपकी डीसी जनरेटर है, सबसे पहली बात ये आपकी क्या है, ये एक डीसी जनरेटर है, ठीक है भाई, ये इसका फाउंडेशन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, इसका फाउंडेशन। और यहां पर एक टर्मिनल बॉक्स है, ये क्या है, एक टर्मिनल बॉक्स है, ये एक जनरेटर है आपकी, ठीक है ना, ये टर्मिनल बॉक्स है। इस टर्मिनल बॉक्स में देखिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, 2 तारे हैं। अब हमें पता करना है भाई कि पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। सबसे पहले निगेटिव तार की ध्रुवता परीक्षण हम करते हैं, कैसे करेंगे, है ना, निगेटिव तार की जो ध्रुवता परीक्षण है ये कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें टर्मिनल निगेटिव का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जार लेंगे, क्या लेंगे, एक जार। इस जार में क्या करेंगे, नमकीन पानी डालेंगे। कैसा, नमकीन पानी डालेंगे। अब ये नमकीन पानी क्यों डालेंगे, नमकीन पानी में फिर इस तार को क्या करेंगे, डुबाया जाएगा। क्या होगा, डुबाया जाएगा। अगर इस तार में से इस तार मतलब कि इस पानी में से बुलबुला निकलने लगा, क्या निकलने लगे, बुलबुला, अगर ये बुलबुला देने लगा ये नमकीन पानी, तो समझिए कि ये निगेटिव तार है। बिल्कुल आपको क्लियरिटी से समझ जाना है कि भाई ये निगेटिव तार है जनरेटर का। और अब पॉजिटिव तार का परीक्षण कैसे करेंगे भाई, तो पॉजिटिव तार का परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पॉजिटिव वायर को लिया, हमने पॉजिटिव वायर को लिया। अब इस पॉजिटिव वायर का परीक्षण कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक कटा हुआ आलू लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा, कटा हुआ आलू।
कटा हुआ आलू की तो सब्जी बनती है, तो फिर ध्रुवता परीक्षण कैसे होगा, है ना। तो देखिए सब्जी के लिए भी काम आता है और पोल्ट्री चेकिंग के लिए भी काम आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आलू है ना, आलू के कटे हुए भाग पर, है ना, क्या करेंगे, आलू के जो कटा हुआ भाग है, पहले आलू को काट लेंगे, है ना, आलू के कटे हुए भाग पर इस तार को हम क्या करेंगे, वायर को रखेंगे, है ना, वायर को रख दिया जाएगा। और जैसे ही वायर को रखेंगे, जो आलू है ना, आलू का कलर कैसा हो जाएगा भाई, आलू का जो कलर है ये हरा हो जाएगा, कैसा, हरा, या फिर ये नीला कलर का हो जाता है। तो यहां से पता चल जाता है कि भाई हमारी जनरेटर की ये पॉजिटिव वाली वायर है ना, पॉजिटिव वाली वायर है। तो पॉजिटिव वायर का परीक्षण कैसे करेंगे भाई, एक आलू काट करके रखेंगे, वहां से पता चलेगा, और निगेटिव वाला नमकीन पानी से पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी विधियां हैं, पहले इसी प्रकार से चेक की जाती है, और आज के टाइम पे भी ये टेस्टिंग जारी है, ऐसा नहीं आज के टाइम पे नहीं। अगर देखिए ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एमसी टाइप वोल्ट मीटर होना ही चाहिए। एमसी टाइप वोल्ट मीटर है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव तार का परीक्षण कर सकते हैं, इसकी पोलरिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ मैं आपको बता रहा हूं जो एक्चुअल में होता है। स्ट्रे लॉस से आप क्या समझते हैं डीसी जनरेटर का, तो स्ट्रे लॉस ना बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपका हो गया कोर हानि, जैसे क्या हो गया, कोर हानि। कोर हानि को बताइए कमेंट करके, और किस नाम से हम जानते हैं कोर हानि को, और किस नाम से जानते हैं आप कमेंट मत कीजिएगा कि भाई आयरन लॉस नहीं, इसको हम मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक हानि, इसको हम मैग्नेटिक हानि के नाम से भी जानते हैं कोर हानि को। तो ये कोर हानि मैग्नेटिक हानि हो गया, और फिर आपका ये यांत्रिक हानि, क्या हो गया, यांत्रिक हानि। इन दोनों के कारण इन दोनों हानियों को मिला करके जो भी लॉस होता है उसको हम स्ट्रे लॉस कहते हैं। इन दोनों के कारण मिला करके, है ना, इन दोनों के कारण मिला करके जो भी हानि होती है वही क्या कहलाती है, स्ट्रे हानि, ठीक। यांत्रिक हानि क्या होता है, तो देखिए यांत्रिक हानि बेसिकली ये होता है घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, घर्षण के कारण। घर्षण देखिए एयर फ्रिक्शन हानि भी आपने सुना होगा, और एयर फ्रिक्शन हानि आर्मेचर में हमेशा होती है। और जो आपका घर्षण होता है वो बीयरिंग में होता है। कहां पर होता है, बीयरिंग में। इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि भाई जो मोटर मशीनें होती हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, यानी कि घूमने वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं, मूव करने वाले, उनमें देखिए डेली मेंटेनेंस भी होता है, वीकली मेंटेनेंस होता है, मंथली मेंटेनेंस भी होता है, और ईयरली मेंटेनेंस भी होता है। तो ये जो बियरिंग में हम स्नेहक वगैरह डालते हैं ये वीकली मेंटेनेंस में आता है, क्योंकि डेली तो आप स्नेहक डालेंगे नहीं, है ना, डेली तो डालेंगे नहीं, एक एक हफ्ते में डालेंगे, एक हफ्ते 10 दिन में डालेंगे, तो फिर ये वीकली मेंटेनेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। कम्यूटेटर से आपको अधिक से अधिक ईएमएफ प्राप्त करना है, ये भी धमाकेदार इसका भी कंटेंट है दोस्तों, देखिएगा। यानी कि एक जनरेटर है, मैक्सिमम ईएमएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना होगा आपको। सबसे पहला कि आपके पास जनरेटर का ये क्या है, एक आर्मेचर है, इस आर्मेचर का कुछ ना कुछ एक्सिस होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ये क्या है, ये इसका एक्सिस है, ये देखिए एक्सिस है। इसी एक्सिस पे ना क्या होते हैं, GNP जिसको आप GNA भी कहते हैं, एक होता है MNP जिसको आप MNA भी कहते हैं। ये दोनों ना इसी एक्सिस में होते हैं, किसके केस में, जब जनरेटर आपकी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग की स्थिति में। किस स्थिति में, स्टार्टिंग स्थिति में जो आपका GNP और MNP है दोनों इसी एक्सिस में होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये जो जनरेटर घूमने लग जाती है ना, तो इसमें क्या होने लगते हैं कि ये जो आपका MNP है, जिस पे क्या लगे होते हैं भाई, जिस पे कार्बन ब्रूस लगे होते हैं, जिस पे क्या लगे होते हैं, इस प्रकार से कार्बन ब्रूस लगे होते हैं, वो क्या होता है, वो खिसक करके कहाँ चली जाती है, थीटा डिग्री आगे। कितना डिग्री, थीटा डिग्री आगे चली जाती है। और यही जो थीटा डिग्री है, यही क्या कराती है भाई, यही स्पार्क कराती है। ये क्या कराती है, स्पार्क, है ना, स्पार्किंग कराती है। और जब स्पार्किंग होगी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई एक रॉकर आर्म की सहायता लेना पड़ेगा।
किसकी? रोकर आर्म। ये रॉकर आर्म क्या करेगी? रोकर आर्म की मदद से ये जो खिसक करके ये MNP ये यहां पर आ गई है ना, इसको हमें दोबारा GNP पे मैच कराना है, इसी एक्सिस में ले जाना है। और जब दोनों के बीच में जो थीटा डिग्री का गैप हो गया है, वो गैप जब खत्म हो जाएगी है ना, तो फिर आपका स्पार्किंग होना कम हो जाएगा और मैक्सिमम EG जनरेट होगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम EG जनरेट होगा, यानी कि उत्पन्न होगा। तो मैक्सिमम EG किस केस में पैदा होगा? जब GNP और MNP दोनों एक ही एक्सिस में हो, या फिर आपका MNP खिसक करके थीटा डिग्री आगे चली गई हो या फिर पीछे आ गई हो, तो इसको रोकर आर्म की मदद से GNP के पास ले जाते हैं। उस केस में भी क्या होता है? आपका मैक्सिमम EMF जनरेट होता है ना। चलिए, ये जो चीजें बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक्चुअल में ऐसा होता भी है। डीसी जनरेटर में पिगटेल क्या होती है? तो देखिए, ये है आपके पास एक बहुत बढ़िया सा कार्बन ब्रूस। ये क्या है? ये टोटल जो दिखाई दे रहा है आपको कार्बन ब्रूस है ना, कार्बन ब्रूस। और ये तो है कार्बन ब्रूस, यानी कि ये जो ब्लैक कलर की आपको पार्टीशन दिखाई दे रहा है, ये है कार्बन ब्रूस और ये है इसका टर्मिनल कनेक्टर। ये क्या है? ये इसका है कनेक्टर, टर्मिनल कनेक्टर। टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल कनेक्टर हो गया। आपको पता है कि सबसे पहले आर्मेचर में, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, सीरियल से बताता हूं। सबसे पहले पावर कहां डेवलप होती है? आर्मेचर में, यानी कि आर्मेचर में करंट क्या है? आर्मेचर में करंट उत्पन्न हुआ। हमें इसको आउटपुट तक ले जाना है, आउटपुट तक मतलब कि आउटपुट टर्मिनल तक ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे? आर्मेचर में पावर यानी कि करंट उत्पन्न हुआ। अब इसको हम कहां पर ले जाएंगे? इसको हम कम्यूटेटर के साथ ले जाएंगे। कम्यूटेटर में इसका वायर जो है, आर्मेचर की वाइंडिंग्स जो है, उसको कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो करंट हमारी कहां तक पहुंच गई? कम्यूटेटर तक पहुंच गई। अब कम्यूटेटर से हमें करंट आगे भेजना है, तो क्या करना होगा? हमें कार्बन ब्रूस लगाना पड़ेगा। क्या करना है? कार्बन ब्रूस लगाना है। तो आर्मेचर में उत्पन्न हुआ करंट अब कार्बन ब्रूस तक आ गई है ना। कहां तक? कार्बन ब्रूस तक आ गई। और कार्बन ब्रूस से हमें आगे ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक पिगटेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पिगटेल लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि ये वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? कॉपर की बनी एक वायर है ना, कॉपर वायर है। और ये सिंपल कॉपर वायर नहीं होता, स्टैंडर्ड किया हुआ, एक से अधिक कई सारे तारों को ऐड करके बनाते हैं, फिर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस कार्बन ब्रूस के साथ। और इसका कनेक्शन एक तरफ कार्बन ब्रूस से होता है और दूसरे तरफ कार्बन ब्रूस का जो कनेक्टिंग टर्मिनल होता है उसके साथ होता है ना। तो हमारी सप्लाई अब कहां पर आ गई? हमारी सप्लाई पिगटेल पर आ गई। अब यहां से हम आसानी से आउटपुट ले सकते हैं। तो जनरेटर के अंदर अब आर्मेचर में जनरेट हुआ है करंट और हमें आउटपुट तक मिल गया। किस किस स्टेप में मिला, वो सारा स्टेप मैंने आपको समझा दिया एक्सप्लेन करके, ठीक है। ये एक्चुअली होता है पिगटेल। और इसके क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। टोटल देखिए, अब इससे पहले वाले जो क्लास है उस क्लास को भी आप देखिएगा और आनंद के साथ देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। ये उस क्लास का है टोटल, उसमें हमने सिद्धांत वगैरह को देखा है कि सब कुछ जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है। अब बताइएगा आप कमेंट करके कि इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको सबसे मजेदार लगे और जिनका कंटेंट में वाकई में दम था, है ना। कमेंट करके बताइए। जितना प्यार दोस्तों मुझे आपसे है, उतना ही प्यार आपके कमेंट से रहता है। बस आप कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब बड़े ही शिद्दत से हम देंगे, ठीक है। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है निमी टेक्निकल नाम से, वो भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस क्लास हमने लिए उन सब का देखिए, डीसी जनरेटर का एक मैराथन क्लास हम लेंगे। जैसे डीसी जनरेटर हमारी समाप्त हो जाती है, टोटल मिला करके टोटल क्वेश्चनों को एक बार मैराथन क्लास लेंगे और इसका टोटल पीडीएफ जो होगा वो मैं एक साथ इकट्ठा आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों, आप चाहे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे बार्क के लिए, एनपीसीआईएल, इसरो, डीआरडीओ किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें से जो आपका टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टेक्निकल के क्वेश्चन को, उस टेक्निकल के सिलेबस को, मतलब उसके से रिलेवेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को कंप्लीट कराना, ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र और बेचिंतित रहिए।
चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मिल पाएंगी। अन्यथा कब क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ आपको इसका कोई नोटिफिकेशन, कोई खबर नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आप अपने दिल की राय जरूर बताइएगा दोस्तों, और बताइएगा ये जो क्लास है ये कैसी लगी, है ना। तो चलिए, अपने जीवन में असहायों का सहायता जरूर कीजिएगा, जो भी जिनको मदद की ज़रूरत है उनको उनकी मदद कीजिएगा, है ना। बस इसी प्रकार से अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फिर दोस्तों मिलते हैं डीसी जनरेटर के एक धमाकेदार नेक्स्ट क्लास के साथ, है ना। तब तक के लिए दोस्तों लव यू, थैंक यू।